नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे देश में एक मरमरिंग चल रही है। चर्चा हो रही है कि इस्तीफा क्यों देना पड़ा, अचानक इस्तीफा देना पड़ा। सरकार झुक गई, मोदी दूसरी बार झुके हैं, 12 साल में दूसरी बार झुक गए। पहली बार झुके थे 2020-21 में, जब कोरोना का दौर था और किसानों का आंदोलन था। और मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, इससे लंबा इतिहास किसी आंदोलन का नहीं है अभी तक, जहां तक मेरा ख्याल आ रहा है। आप उसको छोड़ दीजिए, आज़ादी के आंदोलन को छोड़ दें एक पल के लिए, तो मेरी स्मृति में तो उस तरह का कोई आंदोलन नहीं है अब तक के। इसमें 383 दिन का आंदोलन हुआ था और 383 दिन के आंदोलन के बाद अंततः भारत सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने कहा कि हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, ये हमारी कमजोरी है। गलती वहां भी थी थोड़ी हल्की मोदी जी की, और उस वक्त तो पूरी तरह से पता नहीं मोदी जी किस लाइन पे चल रहे थे, अब उस पर विषय नहीं है। विषय है कि मोदी जी ने स्वीकार किया कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। और उसके बाद ये दूसरी घटना है। देखिए, एक बात मान के चलिए, वो आंदोलन भी जो था वो मूलतः पूरे भारत के किसानों का नहीं था। किसानों की जो आपत्ति थी वो कुछ हद तक जायज़ थी, लेकिन उसको भी लीड कर रहा था जो आढ़तिये वगैरह थे, उसको लीड कर रहे थे। और बाद में धीरे धीरे किसानों के जहन में ये बात गई और फिर वो आंदोलन एक दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा और वहां से सरकार को झुकना पड़ा। और ये दूसरा आंदोलन हुआ जिसमें मोदी को झुकना पड़ा। अब लोग ये लगा रहे हैं आकलन, और आश्चर्य की बात यह है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस घटना को बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। मोदी एक अहंकारी रास्ते पर निकल चुके हैं, मोदी किसी की बात सुनते नहीं हैं, मोदी को जो मन में आता है वो करते जा रहे हैं। तो आखिरकार तो ये होना ही था। ये बीजेपी के अंदर नेताओं की चर्चा हो रही है। अंदर नेता अपनी प्रतिक्रिया दबी छुपी जुबान में दे रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये तो अवश्यंभावी था, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल, हम लोग पढ़ रहे थे। खैर, बीजेपी के अंदर रिवोल्ट नहीं हुआ, बीजेपी के बाहर रिवोल्ट हो गया और दूसरी दफा मोदी झुक गए। मित्रों, लेकिन मामला ये नहीं है। मामला बेहद खतरनाक है, बेहद गंभीर है और खतरा बिल्कुल भी टला नहीं है। भारत सरकार की सारी खुफिया एजेंसियों के अभी तत्काल एक प्रकार से कह सकते हैं कि होश उड़े हुए हैं। संपूर्ण रिजीम परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिख दी गई है, पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। ये रिजीम परिवर्तन के नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं है इन्हें। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये नीट पेपर लीक का मामला था या सीबीएसई के एग्जाम में जो गड़बड़ियां हो रही थी उसका मामला था, तो आप गलतफहमी में हैं। वो तो एक आधार है, वो तो एक ट्रिगर पॉइंट है। बस वहां से इस पूरे मूवमेंट को एक फ्लिप मिल रहा है और इस पूरे स्थिति का लाभ लेने के लिए जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और मैं राष्ट्र विरोधी नहीं कहूंगा, मैं राष्ट्र विरोधी नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि याद कीजिए, इंदिरा गांधी की जब सत्ता को हटाया जा रहा था और इंदिरा गांधी के खिलाफ जब आंदोलन हो रहे थे, तो इंदिरा जी ने भी कहा था कुछ विदेशी शक्तियां मिलकर के, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिल करके
विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर के हमारे यहाँ जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका अलायंस हो गया है और उन्होंने हमारे खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है, इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो उस वक्त इंदिरा गांधी कह रही थी, आज की सरकार कह रही है कि ऐसी स्थिति है, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी बहुत मायनों में सच थी, बहुत मायनों में। लेकिन इंदिरा गांधी का जो कृतित्व था वो इस नैरेटिव से ढका नहीं जा रहा था कि नहीं, राष्ट्र विरोधी शक्तियां इकट्ठा हो गई हैं जो विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर के हमें हटाना चाहती हैं, इसलिए हमने इमरजेंसी लागू कर दिया। ये तर्क जो है लोगों के दिमाग में गया नहीं। 75 में इमरजेंसी लगी, 77 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी का सूपड़ा साफ हो गया। 74-75 से लेकर के 77 तक इमरजेंसी रही, जितने महीने, 18 महीने, 19 महीने, 15 महीने, 12 महीने, वो विषय छोड़ दीजिए। विषय है कि उसके बाद जो चुनाव हुआ उस चुनाव में इंदिरा गांधी का सूपड़ा साफ हो गया। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं, आप सबको मालूम है। लेकिन यही स्थिति थी तब जब सरकार ने अपनी गलतियों को ढकने के लिए कहा कि ये विदेशी ताकतों के साथ खेला जा रहा है। खतरा अभी बिल्कुल टला नहीं है। मोदी की लड़ाई इंदिरा की लड़ाई से भिन्न है। मोदी कई स्तर पर लड़ रहे हैं, उसमें कई गलतियां भी मोदी से होती जा रही हैं। लेकिन मोदी को अगर लड़ना है तो अपनी गलतियों को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। यह संदेश न जाए कि मोदी डिक्टेटर है, पार्टी के अंदर भी यह संदेश न जाए कि मोदी डिक्टेटर है। मोदी और 2-4 लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया है और बीजेपी के सारे नेता हाशिए पर चले गए हैं। अगर यह संदेश जाएगा तो उस पार्टी के अंदर भी विवाद खड़ा होगा, माहौल खराब होगा, जो बाहर की शक्तियों के साथ मिलकर के या तो मौन व्रत धारण कर लेगी या उसे मौन सहमति दे देगी। और यहां पर मौन सहमति का मीटर ज्यादा चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मोदी से जो कुछ गलतियां हुई हैं, मोदी को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मोदी को यह बताना पड़ेगा कि भाई आपने किसको क्यों, कब क्यों हटाया, किसको क्यों, कब लाया। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हमने 4 लोगों ने मिलकर के फैसले ले लिए और वही सही है। दिक्कत यह है कि मोदी के खिलाफ बगावत पार्टी के अंदर हो रही है मित्रों, यह अधिक चिंताजनक है। यह अभी आपको सुगबुगाहट के रूप में दिखाई पड़ेगी, जो अभी थोड़ा सा, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश के हालात ठीक नहीं हैं, वरना अंदर ही अंदर एक सुगबुगाहट है कि मोदी का जो बिहेवियर है, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसका प्रतिकार पार्टी के अंदर हो रहा है। हालांकि मोदी कोशिश करेंगे कि पार्टी के अंदर जो कुछ भी सुगबुगाहट हो रही है उसके साथ क्रैकडाउन अप्रोच ठीक नहीं है, उसको अपना बनाने का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा और मोदी निकाल लेंगे। लेकिन मोदी जिन शक्तियों से लड़ रहे हैं उन शक्तियों के बारे में क्यूबाइब नेटवर्क अकेला नेटवर्क है जिन्होंने 2020 में श्रीमान मोदी जी को आगाह किया था कि इन शक्तियों के साथ जो आपका तात्कालिक गठजोड़ हो रहा है, ये शक्तियां आप गला काट के भी रख देंगे तो ये शक्तियां आपके साथ नहीं आएंगी। वही इकोसिस्टम काम कर रहा था, एंटायर इकोसिस्टम काम कर रहा था, जो हेल्थ केयर के बहाने अंदर घुसा था। हेल्थ केयर के बहाने, जिस हेल्थ केयर को एंट्री दी थी मनमोहन सिंह ने, जिस एजुकेशन सिस्टम में विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकतों को मनमोहन सिंह लेकर के आए थे, उन्हीं शक्तियों को मोदी आगे बढ़ा रहे थे। आप में से बहुतों को नहीं मालूम होगा कि ये शक्तियां आई कैसे, इन शक्तियों ने सरकार में अपना पैठ बनाया कैसे, कैसे डीप स्टेट के सारे कर्ता धर्ता सरकारों में अपने टेंटिकल्स बढ़ा लिए, अपना कदम मजबूत कर लिया। मोदी इस बात को पढ़ नहीं पाए। खतरा अभी टला नहीं है। अभी 27 जुलाई का मैं जिक्र करने वाला हूं कि यकायक इस्तीफा क्यों हुआ धर्मेंद्र प्रधान का।
आज की स्थिति से पहले 2020 में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, बल्कि 2019 में ही, 19 में चुनाव जीतकर मोदी आए और उसके बाद मोदी को लगा कि हम दूसरा टर्म आ गए हैं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जो वो सिस्टम जो काम कर रहा था उस सिस्टम को पुनर्बहाल कर दिया। और वो सिस्टम क्या था, आज मैं आपको परत दर परत बता रहा हूं। शायद आपको इस बात का एहसास होगा, जो आज के हालात बने हैं ना, उन हालातों को बनाने में वो शक्तियां पल्लवित पुष्पित होती रही। उन्हीं शक्तियों को आप आगे बढ़ने का मौका दे पाए, गलती से दे दिया या सही आपकी रणनीति आपको मालूम नहीं था, जानकारी नहीं मिली। क्योंकि एक बात तो तय है कि हर चीज के ज्ञाता तो आप हो नहीं सकते, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप एजुकेशनिस्ट नहीं हो सकते, आप हेल्थ केयर एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आप रक्षा विशेषज्ञ नहीं हो सकते, आप सामरिक विशेषज्ञ नहीं हो सकते, आप वैदेशिक विशेषज्ञ नहीं हो सकते। इन सब के लिए आपको एक सलाहकार मंडली रखनी पड़ती है, लेकिन वो सलाहकार मंडली प्रामाणिक हो। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हो सकते, वो सलाहकार मंडली प्रामाणिक हो और कॉम्पिटेंट हो, राष्ट्रभक्त हो। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि हो, राष्ट्र ओतप्रोत हो, राष्ट्र से कोई समझौता ना करे, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, चाहे वो हेल्थ केयर एक्सपर्ट हो, चाहे एजुकेशन एक्सपर्ट हो, चाहे वो रक्षा विशेषज्ञ हो, चाहे वो वैदेशिक मामलों के विशेषज्ञ हो। इन सभी मामलों के विशेषज्ञ को जब आप अपने साथ रखें तो उनकी हिस्ट्री देखें। हिस्ट्री में मान लीजिए कि कोई उनका सामंजस्य एक ऐसे खेमे से रहा हो, तो कुछ पल के लिए उसको स्क्रूटनी में रखें, उसके ऊपर विजिलेंट रहें, उसको देखें, उसको समझें, वो क्या कर रहा है इसको देखें, और उसके बाद स्थिति को संभालें और फिर आगे बढ़ें। ये गवर्नेंस का तकाजा है। हमें हैरानी है कि 3 बार के मुख्यमंत्री, उनको तो गवर्नेंस का अच्छा खासा अनुभव था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो तंत्र को बदलने में उनको इतना वक्त क्यों लग गया मित्रों? आज जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, आज आप एफसीआरए पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। इस एफसीआरए पर तो बहुत पहले क्रैकडाउन करना चाहिए था। आज आपने क्यों किया? आप समझिए बात को। परिस्थितियां बनती गई, हमने बनने दिया। हमारी व्यवस्था में कौन मोल है? एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने कई बार इस तरफ इशारा किया है, आज फिर कर रहा हूं। हमारे पुराने जितने वीडियोस आप देखेंगे तो आपको इस बात का इल्म हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बड़े महकमे हैं किसी भी समाज के, और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अगर हमने किसी ऐसी शक्तियों के हाथों आउटसोर्स कर दिया जो राष्ट्रभक्त नहीं है, जो प्रामाणिक नहीं है, जो अपना प्रॉफिट देखने के चक्कर में है, लाभ कमाने के चक्कर में है, चाहे देश की जनता उससे बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए। इन दोनों सेक्टर में पिछली सरकारों ने जो गलतियां की, आप उन गलतियों को आगे बढ़ाते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बढ़ाने की आपकी मंशा थी। आपको जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। वो मैं कोई सलाहकार नहीं हूं, बड़ा पंडित नहीं हूं, लेकिन एक जो कुछ फैक्ट है वो तो आपको समझना पड़ेगा। अब आज के दर्शकों को, हमारे जो दर्शक हैं, उनसे मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2006 में इसका गठन हुआ। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया क्या है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो इसका जिस तरह से इसका उच्चारण होता है तो आपको लगेगा कि ये कोई सरकारी संस्था है। जी नहीं, ये सरकारी संस्था नहीं है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है वो प्राइवेट और सरकारी इन दोनों की मिलीजुली एक संस्था है, जो हेल्थ केयर के मामले में भारत सरकार को सलाह देने का काम करती है। बल्कि वही एक प्रकार से भारत सरकार की सारी नीति हेल्थ केयर से संबंधित 2006 से, मनमोहन सिंह के जमाने से कर रही है।
और इस संस्था को लीड करने वाले लोग, और उसके बाद जो हमारी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसमें जो लोग हैं, वो एक प्राइवेट संस्था के लिए लंबे समय से कार्यरत रहे, और उस प्राइवेट संस्था की जो साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बहुत बड़े सवालों के घेरे में है, बहुत बड़े सवालों के घेरे में। क्यूवाइब नेटवर्क अकेला नेटवर्क था जो बार बार, एक बार नहीं कई बार, देश के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय को यह सूचित करने की कोशिश किया कि जरा इस संस्था के बहुरूपीय को पहचानिए, इसके बहुआयामी रूप हैं, इसको पहचानिए। नहीं पहचाना। लेकिन आज मुझे भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे पीएमओ ने उन तथ्यों को लेट से ही सही स्वीकार किया और जाना। उनकी संस्था में काम करने वाले लोग भारत के हेल्थ केयर को पूरी दिशा और दशा को नियंत्रित कर रहा था। इसी तरीके से एजुकेशन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उनकी फिलॉसफी को, जो उनको सूट करता था, वो विदेशी संस्थाएं जो हेल्थ केयर के माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर रहा था, स्पाइंग कर रहा था, वो देख रहा था कि कहां से हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं, कौन सा भारत का कमजोर नस है, क्या किया जा सकता है। उन्होंने अपने टेंटिकल्स बैठा लिए। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सीआईए का एजेंट है और कौन नहीं है, कौन आपके साथ है और कौन साथ होकर के आपके खिलाफ है, यही पता नहीं चलेगा। इस तरह से हमने व्यवस्था मूलक गलती की और संस्थागत तरीके से विदेशी खुफिया एजेंसियों को भारत में हर जगह पैर पसारने के मौके दिए। कई काम आपने अच्छे किए, सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया और जो दूसरे अतिवादी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको प्रतिबंधित किया। आज आप एफसीआरए लाए तो उनसे इनको बौखलाहट हो रही है। लेकिन आज 2026 के जो बल्बे की तैयारी हो रही है रिजीम परिवर्तन की, वो आज की तैयारी नहीं है, ये 2019-20 से चली आ रही है। अमेरिका तक में हो गया, 2019-20 में अमेरिका में भी हो गया, 21 में, और आज भारत में आप निशाने पर हैं मोदी जी। 27 जुलाई की एक रूपरेखा बन रही है। 27 जुलाई को पीएचएफआई के बारे में मैंने बताया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा पीएचएफआई क्या है। मैंने कई बार बताया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप जानते होंगे, मैंने कई बार बताया। उस पर वक्त नहीं बर्बाद करते हैं। 27 जुलाई 2026 यानी कल पूरा डॉसियर प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुंच गया। इंटेलिजेंस इनपुट थे, देश भर से बलवाई किसानों के भेष में, छात्रों के भेष में इकट्ठे होने वाले थे और वो बलवा खड़ा करना चाहते थे। कई जगहों पे कई लोगों की जुबान से लाशें गिरेंगी, उनकी इच्छा है कई लोगों की जान चली जाए, उसके बाद रिजीम परिवर्तन होगा और फिर सबको, सारे मुद्दे को एक साथ लाया जाएगा। इथेनॉल भी आएगा, बेरोजगारी भी आएगी, फिर आपका जीडीपी भी आएगा, हिंदू मुसलमान भी लाएंगे। ये तमाम तरह के मुद्दों को एक साथ जोड़ करके आगे नीट को रख करके और फिर पीछे से किसान, फिर उसके पीछे डीजल, पेट्रोल, महंगाई, इन सबको सामने रख करके माहौल बनाया जाएगा। 2029 का इंतजार नहीं किया जाना है। ऐसी परिस्थिति कर देनी है देश में, ऐसा आग लगाना है कि मोदी और शाह इस्तीफा दे दे। इसकी तैयारी है। आप गलतफहमी में हैं कि प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब सब कुछ सेटल डाउन हो गया। कुछ भी सेटल डाउन नहीं हुआ है। उनको जो करना है वो करेंगे और ये इंतजार 2029 का नहीं करना चाहते हैं। ये धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। ये शहर शहर बैठे हैं, सत्ता से बाहर रह नहीं सकते, तो ये अब पूरी योजना बन गई है।
27 जुलाई को दिल्ली में मंचन था। आज रविवार शाम को कैंडल मार्च निकालने का कॉल दिया गया है। रविवार है, जश्न मनेगा, दिल्ली में कैंडल मार्च निकलेगा, बल्कि देश भर में कैंडल मार्च निकालने की योजना है। फिर उस कैंडल मार्च की जो तस्वीर है उसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे उसे फैलाया जाएगा। और गाली का जो सिलसिला है मोदी के खिलाफ, ऐसी बीभत्स गालियां दी जा रही हैं, वो गालियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप गलतफहमी में हैं। पैसे आ चुके हैं। पन्नू ने कह दिया है कि मैं कई मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार हूं। पन्नू के पैसे आ रहे हैं। और एक वर्ग जो मोदी से नफरत करता है, और वो मोदी से नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है। भारतीय जनता पार्टी अपना सर काट करके भी उनके सामने रख देगा तो वो उसे नहीं मानेगा। वो जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं वो नहीं मानेंगे। तो एक कॉकटेल तैयार हुआ है कट्टर इस्लामिस्टों का, अर्बन नक्सलियों का। नक्सल खत्म हो चुका है, उस पर उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। सारे नक्सलियों ने सरेंडर किया। महाराष्ट्र में सरेंडर हुआ बड़ी संख्या में। बस्तर में अब नक्सली नहीं है, वहां काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन ये गवारा नहीं है। और यही छटपटाहट है, करे हमारा जो वॉरियर है, जो सैनिक है, वो तो सरेंडर कर रहा है। इस घटना में भी जो उपवास करने वाले असली सैनिक थे, उन्होंने खुद उपवास तोड़ा। सरकार के साथ बातचीत हुई, उसको कहा कि नहीं, वो तो मिल लिया जा करके, वो तो मोदी से मिल लिया है। इन्हें मोदी, ये अगर वांगचुक जी हो गया, धरना प्रदर्शन हो गया, छात्रों का समाधान हो गया, आगे के लिए कानून बन रहा है, आगे गवर्नेंस को देखा जाए ना, ये नहीं चाहिए और ये नहीं होगा। इन्हें मोदी का सर चाहिए। इन्हें अमित शाह को हटाना है, इन्हें मोदी को हटाना है, इन्हें सत्ता परिवर्तन करना है जो हो नहीं पा रहा है। इन्हें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका दोहराना है, बाय हुक एंड क्रोक, एट एनी कॉस्ट। रिजीम परिवर्तन चाहिए। और मूर्खों की एक पूरी कतार लगी हुई है। भगत सिंह के एक वीडियो को, फोटो को बता करके देखिए, भगत सिंह का तो वाहे गुरु में यकीन नहीं था, और उन्होंने कहा कि वाहे गुरु सबको गरीब बना रहे हैं। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ना ही तो ईश्वर को समझते हैं, ना वेद समझते हैं, ना वेदांत समझते हैं, ना उपनिषद समझते हैं। लेनिन की किताब लेकर के भगत सिंह चढ़ गए फांसी पर। आप भगत सिंह बनना चाहते हैं क्या? भगत सिंह एथिस्ट थे, आप कहने में लगे हुए भगत सिंह एथिस्ट थे। अरे जिसमें विश्वास हो गया वो एथिस्ट हो ही नहीं सकता। आसक्ति जहां आ गई, चाहे किसी भी विचार में आ गई, इसका मतलब आप मानने वाले हैं, नहीं मानने वालों में नहीं है आप। तो ये दर्शन किसी को जरूरत नहीं है समझने की। वहां तो मोदी को गाली देना है, आग लगाना है, और यह प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से विटनेस हूं, वो अब व्यक्ति नहीं है। कई लोग हमारे साथ बैठे थे। शरद यादव जी साफ साफ मेरे सामने में कह रहे हैं कि पाठक जी, जब तक सड़कों पर लाशें नहीं गिरेंगी तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होती है। लाशें गिरनी पड़ेंगी, ये एजेंडा है। डेमोक्रेसी में ये लोग लाश गिराने आए हैं। और ये जो लाश गिराने की बात हो रही है, अभी भी हो रही है खुलेआम। कई समाजवादी बोल रहे हैं जब तक लाशें नहीं गिरेंगी तब तक क्या आंदोलन। किसी का घर सूना हो जाए कोई बात नहीं, किसी का घर उजड़ जाए कोई बात नहीं, मोदी को निकालना है। और अब ये कहेंगे कि नहीं, अब तो ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव आयोग पर हमला बोलेंगे, जुडिशरी पर हमला बोलेंगे, पूरा केओस करेंगे। और 27 जुलाई उसका मंचन था, तत्काल कैंसिल हो गया है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है। थोड़ा विलंब हो गया। और मैं बार बार कह रहा हूं मोदी जी, ठकुर सुहाती करने वाले लोगों के साथ मत चलिए। ठकुर सुहाती करने वाले लोग आपके साथ खड़े तो होंगे लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए जो
जो आपकी गलतियों को भी आपके सामने बड़ी मजबूती से रखे, उसको, तभी तो आप वाजपेयी कहते थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक को भी साथ में रखिए। बस ये देख लीजिए प्रामाणिकता के साथ कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद उसमें है या नहीं है। हर चीज आप अच्छा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां हुई हैं। इस भाव से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मैं आज भी मानता हूं कि देश आपके हाथ में सुरक्षित है। रिजीम परिवर्तन से लड़ने के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।